तो बैलेंस शीट पे आ गए अब हम। ऑल टैब बंद करेंगे, डिटेल में आ जाएगी। ठीक है। अब बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी साइड लेफ्ट साइड में होती है, एसेट साइड राइट साइड में होती है। तो हमें पहले लेकिन माइंड में क्लियर ये होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। हमें अगर यही क्लियर नहीं है कि बैलेंस शीट की रिपोर्ट में आता क्या क्या है, तो फिर टिपिकल हो जाएगा। जैसे P&L में सिर्फ क्या आता है, सेल परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, ओपनिंग क्लोजिंग, ये हमारा P&L का पार्ट था। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, एक तरफ लायबिलिटी है तो समझ में आ जाना चाहिए कि लायबिलिटी में क्या क्या आती है। तो मैंने फर्स्ट ही बताया था कैपिटल लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस में लगाइए तो बिजनेस को लौटानी है, तो लायबिलिटी का पार्ट हो गया। जितनी भी संपत्तियां खरीदूंगा वो सब एसेट्स, तो एसेट्स में जाएंगी। मेरा बैंक में जो पैसा जमा है, करेंट अकाउंट है, तो अगर ओडी हो गई तो वो लायबिलिटी हो जाएगी। करंट अकाउंट है तो एसेट्स हो गया। कैश काय में जाएगा, एसेट्स में। जिन लोगों को माल बेच रहा हूँ वो काय में जाएंगे, सन्डी डेटर्स एसेट्स में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। तो ये माइंड में सेट होना चाहिए कि वो लाएगा क्या बैलेंस शीट में। अगर वो इधर उधर गलत जा रहा है तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ ये गलती हो रही है, लेकिन हमारे माइंड में ये सेट ही नहीं है कि बैलेंस शीट में ये चीज आनी भी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो हम कैसे लाएंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स का पार्ट है, जो बचा हुआ स्टॉक है वो मेरी संपत्ति है। इसके अलावा मैंने किसी को लोन दे रखा है, वो एसेट्स है। लोन ले लिया तो लायबिलिटी है। मेरे को गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह, वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी का पार्ट है, गवर्नमेंट को टैक्स हुआ। सेल पे ज्यादा ले लिया तो, और अगर मेरा भी परचेज पे ज्यादा है तो वो अपोजिट साइड में चला जाएगा कि भैया एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, लेकिन जनरली हमको सेल पे करना होता है तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई। ठीक, तो ये सब मेरे लायबिलिटी के पार्ट है। क्लियर। और वो एसेट्स के, तो अब इसमें मैंने ऑल टैब बंद किया, तो अभी हमने इस बिजनेस में जितना खरीदा होगा उसके आधार पर उसने ले आया। तो देखिए पहले लायबिलिटी देखे तो कैपिटल आ गई 10 लाख। फिर वो बता रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये माइनस में लगे। माइनस का मतलब ये अभी मेरे गवर्नमेंट के पास जमा है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में माइनस आ रहा है। लायबिलिटी साइड में माइनस का मतलब मेरी परचेज ज्यादा है, सेल कम है। तो मैंने तो एक ही एक एंट्री की है ना ऑलरेडी। उसके बाद फिर सन्डी क्रेडिटर दिखा रहा है कि मुझे 7,22,400 रुपए का पेमेंट करना है। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरी लायबिलिटी कभी भी एसेट से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो रही है तो फिर मेरा बिजनेस ही लॉस में चला जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी आ रही है, 689, और यहाँ पे मेरे पास एसेट्स कितनी आ रही है, 1429। तो फिर मेरे पे ज्यादा क्या है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो गई नहीं अगर लायबिलिटी ज्यादा होगी तो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैंने को अब ये भी देखना है कि ये क्रेडिटर कौन कौन है, तो मैं इसके ऊपर सीधा एंटर करूंगा तो ये मेरे क्रेडिटर की लिस्ट खुल जाएगी। एंटर करेंगे तो यहीं से हम क्रेडिटर भी देख सकते हैं। देखो ये 3 आ गए, मधु इलेक्ट्रॉनिक्स, पूजा फर्नीचर, तनुष्का मोटर्स। तो मतलब बैलेंस शीट से भी हम हर एक चीज पे जा सकते हैं, ये नहीं है कि बैलेंस शीट से भी हम अंतर्गत नहीं जा सकते। ऐसे राइट साइड में देखो मेरे को बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, डेटर्स कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट कितना है। तो ये मेरा बैलेंस शीट का पार्ट। तो एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे डेटर्स की लिस्ट निकालनी है, मैं बैलेंस शीट से भी निकाल सकता हूँ कि मुझे लोगों से कितना पैसा लेना है डेटर्स पे जाकर, किनको कितना देना है क्रेडिटर से निकाल लूंगा। उसके बाद कैश और बैंक दोनों मिल गए मुझे। क्लियर। और संपत्तियां कितनी खरीदी वो ऊपर आ गई, एक्टिवा कितने की है, फर्नीचर कितने का है। तो ये बैलेंस शीट मेरी बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या कह रही है। क्लियर।